अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज। स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर बॉटनी चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम जाते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए रिगार्डिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज कॉपीड ऑन एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए या राइबोसोम्स। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं। एमआरएनए विच इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, आरआरएनए इज प्रेजेंट इन अ राइबोसोमल और टीआरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए से जो इंफॉर्मेशंस कॉपी होती है किसी भी अमाइनो एसिड्स की, जो कि इन फ्यूचर जो है प्रोटीन को फॉर्म करता है, तो ये डीएनए की जो इन्फॉर्मेशंस को कैरी कौन सा आरएनए करता है। तो स्टूडेंट, आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंदर डीएनए कन्वर्ट हो रहा होता है एमआरएनए के अंदर। तो याद रखो कि आरएनए का कौन सा ऐसा टाइप है, कौन सी ऐसी टाइप्स है जो कि डीएनए से कोडिंग करता है या डीएनए की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो वो होता है एमआरएनए। तो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एमआरएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, एमआरएनए इज द राइट आंसर। तो इस एमसीक्यूज के अंदर आपको टीआरएनए का भी फंक्शन पता होना चाहिए कि राइबोसोमल आरएनए क्या करता है। राइबोसोमल आरएनए बेसिकली एक तरह से असेंबलिंग करता है एमआरएनए को और टीआरएनए को। और टीआरएनए बेसिकली क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग और इनिशिएट करता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को, जो कि कोडिंग आ चुकी है कहाँ से? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल से आती है। और किसके थ्रू आती है? एमआरएनए के थ्रू आती है। तो इन्फॉर्मेशन डीएनए से जो ट्रांसफर हो रही कौन से आरएनए में होगी? एमआरएनए के अंदर होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रिमेन सेपरेटेड बाय। अभी सेपरेटेड बाय जो होती है, इसमें ये पूछ रहा है कितने आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर होती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वैटसन और क्रिक मॉडल पढ़ा होगा, तो आप ये जानते हैं कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो सेपरेट होती हैं, वो सेपरेशन जो होती है वो कितनी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर होती है। तो ये जहन में रखिएगा आप, या आपकी बुक पेज नंबर 159, 151 के ऊपर आप देख सकते हैं। उसके अंदर पूरी एज इट इज़ ये लाइन पूछी गई है। तो इसका मतलब है कि एमसीक्यूज के लिए बुक रीडिंग करना कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ये पूरी एज इट इज़ लाइन आपको मिल जाएगी पेज नंबर 151 के ऊपर। 4th लाइन देखें आप, बोथ पोलोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड रिमेन सेपरेटेड बाय 20 आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितने दरमियान है, कितना होता है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, यानी कि एडेनिन और थाइमिन के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है भाई, या साइटोसिन और गाइनिन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना आर्मस्ट्रॉन्ग होगा? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। इसमें इस एमसीक्यूज का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम जाते हैं 3rd एमसीक्यूज के ऊपर। अ परमानेंट ऑल्ट्रेशन इन द डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड जाइगोटिन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर या म्यूटेशन। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की ट्रांसफ़र होना, यानी कि एक क्रोमैटिड से दूसरे क्रोमैटिड से अगर क्या बोलते हैं, अगर क्रोमेट्स के अंदर क्या होती है, जीन्स मौजूद होते हैं और उस जीन का जब ट्रांसफ़र होने लगा है एक क्रोमेट से दूसरे क्रोमेट्स, और क्रोमेट्स आप जानते हैं कि ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स के अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं, अगर इनका ट्रांसफ़र हो रहा है अपने एक दूसरे क्रोमैटिड से, तो इससे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। और लिंकेज किसे कहते हैं? जिसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान जो लिंकेज बनती है जीन्स की, उसे हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का आंसर क्या होगा? आप परमानेंट ऑल्ट्रेशन अगर हम देखते हैं, तो परमानेंट ऑल्ट्रेशन अगर किसी भी डीएनए सीक्वेंस की हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस कहते हैं, जिसमें जीन फंक्शन टू डिटरमाइन द अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनोटाइप्स। तो याद रख लो कि अगर डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आ रही हैं, परमानेंट चेंजेस आ रही हैं, परमानेंट ऑल्ट्रेशन हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस कहते हैं। तो राइट आंसर इस एमसीक्यू से क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। इस एमसीक्यूज का राइट आंसर हो जाएगा। अब एमसीक्यूज नंबर 4 के ऊपर आते हैं। दिस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन अ डीएनए। तो आपको पता है कि आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर इन दोनों के डिफरेंशिएट स्टूडेंट्स आपको पता होंगे कि आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क है। सर, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? आरएनए के अंदर राइबो शुगर होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर होती है। पहला डिफरेंस।
दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और डीएनए डबल स्ट्रैंड होते हैं। सर ये तो दूसरा डिफरेंट हो गया। तीसरा डिफरेंट होता है नाइट्रोजीनियस बेस का, जो कि इस ऑप्शन में नाइट्रोजीनियस बेस के बिहाफ के ऊपर आपको एमसीक्यूज का आंसर देना है। अब आप देखते हैं कि एडेनिन नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए भी मौजूद है और आरएनए भी मौजूद है। ग्वानिनिन एडेनिन भी मौजूद है और ग्वानिनिन भी मौजूद है। साइटोसिन आरएनए साइटोसिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो आरएनए में मौजूद है और डीएनए में मौजूद है। वाहिद एक यूरेसिल एंजाइम या यूरेसिल नाइट्रोजीनियस बेस होता है। यूरेसिल एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है जो सिर्फ आरएनए के जो है अंदर मौजूद होता है, और डीएनए में इंस्टीड ऑफ यूरेसिल क्या मौजूद होता है, थाइमिन मौजूद होता है। अगर नाइट्रोजीनियस बेस के बिहाफ के ऊपर अगर हम डिफरेंशिएट करें आरएनए और डीएनए को, तो आरएनए के अंदर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन नाइट्रोजीनियस बेस होता है। तो इस एमसीक्यूज का स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेसिल इस एमसीक्यूज का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज के ऊपर जो थ्योरी हिस्ट्री बेस है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो डिफरेंट साइंटिस्ट है। मॉर्गन की बात करते हैं। सर मॉर्गन ने क्या किया था, बीडल एंड टैटम ने क्या किया था। बीडल एंड टैटम ने तो स्टूडेंट्स क्या दिया था, ये आपको जहन में रखना है कि बीडल एंड टैटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल एंड टैटम ने दी थी। सर ग्रिफ ने क्या दिया था? तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे, तो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ग्रिफ एक्सपेरिमेंट्स आपने देखा होगा जिसके अंदर आपने हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है या नहीं, एविडेंस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, ये किसने दिया था? ये दिया था ग्रिफ ने। हार्शी और चेस ने क्या दिया था? हार्शी और चेस ने ये प्रूफ किया था कि वाकई जो है वो इसको प्रूफ किया था, ऑब्जर्व किया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसने यूज़ किए थे फॉर फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35, और उसमें इसने कंफर्म किया था कि वाकई हेरिडिटी मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। क्योंकि आपने डीएनए से हेरिडिटी मटेरियल के दो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, एक ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट जो आपने माउस के ऊपर आर टाइप और एस टाइप्स के जो है वो इंजेक्शंस लगाए थे, याद आ रहा होगा आपको। और हार्शी और चेस ने कौन सा एविडेंस किया था डीएनए से हेरिडिटी मटेरियल? उसने जो है सल्फर और फॉस्फोरस जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए थे और उससे प्रूफ किया था कि डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल। तो याद रख लो कि वन जीन और वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी थी? बीडल एंड टैटम ने। और जिसने ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स यूज़ किए थे, ठीक है भाई। और उसको आपने इसका प्रैक्टिकल भी देखा होगा, बुक के अंदर आपको भी मिल जाएगा कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इसने जो है वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए थे अलग अलग, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ किए थे। इसके बिहाफ के ऊपर प्रूव हो गया था कि वाकई वन जीन वन एंजाइम, यानी हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है, हर जीन का जो है एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये प्रूफ किसने किया था? बीडल एंड टैटम ने प्रूफ किया था। इसमें इसको भी हम मार्क कर देंगे। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट विद दिस कोडोन। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये टॉपिक तो वैसे हमारे रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस जो स्टार्ट होता है वो कौन से कोडोन से होता है। तो याद रख लो AUG, याद रखना होगा आपको। AUG इज अ स्टार्टिंग कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये AUG क्या चीज़ है? ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस के कोड हैं। एडेनिन, A से मतलब एडेनिन, U से मतलब यूरेसिल और G मतलब ग्वानिन। यानी कि आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है वो किसकी मदद से बनता है? mRNA की मदद से बनता है, और mRNA फिर असेंबल होता है राइबोसोमल RNA के जरिए, और उसके अंदर कौन इनिशिएट करता है? tRNA करता है। तो AUG इज द स्टार्टिंग कोडोन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टॉपिंग कोडोन के बारे में बता दें तो स्टॉपिंग कोडोन हमारे पास UAG होता है, UAA होता है और UGA होता है। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। स्टॉप कोडोन भी और स्टार्ट कोडोन सिर्फ एक है और स्टॉप कोडोन 3 है। याद रख लो स्टॉप कोडोन कितने? 3 हैं, UAG, UAA और UGA। तो इस MCQs का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? AUG। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब MCQs नंबर स्टूडेंट्स जाते हैं 7 के ऊपर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन, ग्रिफ, केस या वॉल्टर सटन। अभी आपको मैंने कहा था कि डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, इसको किसने प्रूव किया था? ग्रिफ एक्सपेरिमेंट से किया था और हार्शी और चेस ने किया था। वॉटसन ने जो है वो क्या बोलते हैं, डीएनए का मॉडल पेश किया था। अब सर वॉल्टर सटन ही बचा एक। अगर हमें कभी ऐसा MCQ जिसमें 4 ऑप्शन में 3 भी पता हो तो हम आसानी से MCQs कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे पता नहीं कि वॉल्टर सटन ने क्या किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वॉटसन ने डीएनए का मॉडल को रिप्रेजेंट किया, ग्रिफ ने डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल की एविडेंस दी, हार्शी और चेस ने भी डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल की एविडेंस दी। सर वॉल्टर सटन इसका राइट आंसर कर देते हैं आप। अब वॉल्टर सटन को राइट आंसर कर देते हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि वॉल्टर सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ
हेरिडिटी दी थी। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी आपने पता होना चाहिए कि वॉल्टर सटन ने क्या किया था, कॉपीज ऑफ होमोलोगस गैमेट्स के एतबार से बात की थी, रिप्रोडक्शंस के एतबार से इसने अपनी थ्योरी पेश की थी कि रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली 2 सेल एग एंड स्पर्म, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते थे ड्यूरिंग मियोसिस, गैमेट्स हैव 1 कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो पेश की थी वो किसने की थी, वॉल्टर सटन ने की थी 1902 के अंदर। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्टर सटन। तो साइंटिस्ट के नाम आपको इनके जो है वो जो खिदमात हैं क्रोमोसोम्स और डीएनए के हवाले से वो याद रहनी चाहिए आपको। वाटसन ने डीएनए मॉडल बनाया था, ग्रिफ और केस ने एविडेंस ऑफ डीएनए एज अ हेरिडी मटेरियल के बारे में अपने जो है खिदमात दी थी कि डीएनए वाकई हेरिडी मटेरियल है। द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कॉन्जुगेशन या ट्रांसडक्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए कन्वर्ट हो रहा होता है एमआरएनए में के अंदर, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर ये तमाम प्रोसीजर हो रहा होता है, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सर ये बाकी भी जो है टर्मोलॉजी बताएं। कॉन्जुगेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, जिसमें हेरिडिटी मटेरियल एक पिलाई के थ्रू एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल जा रहा होता है। कोई भी क्रोमोसोमल मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल जाए थ्रू पीले, ये आपने जैसे कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में बैक्टीरिया के चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कंप्लीट ट्रांसफर, एक क्रोमोसोम्स या जीन्स जो हैं वो एक सेल से दूसरे बॉडी सेल्स के अंदर जा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है भाई। और ट्रांसडक्शन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसडक्शन जो होती है वो इसका ताल्लुक जो है वो सेल्स के प्रोसेस से नहीं होता। अब 9th एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी डिस्कस करें। द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ऑटोसोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप या कैरियोटाइप। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ऑटोसोम्स किसे कहते हैं, वो क्रोमोसोम्स सेल्स के अंदर, वैसे नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि कितने पेयर्स क्रोमोसोम्स हो गए सर, 23 पेयर्स हो गए। 23 पेयर्स के अंदर जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। मतलब वो क्रोमोसोम जो सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर सके, यानी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ना रखें, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। जैसे ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग कि क्रोमोसोम विच आर सिमिलर, आसान लफ्जों में अगर आपके पास एक मेल सेल रख दूं मैं और एक फीमेल सेल रख दूं, मेल और फीमेल सेल के सिमिलर एक ही स्पीसी है, मतलब कि ह्यूमन मेल है और ह्यूमन फीमेल है, उनके अगर सेम क्रोमोसोम्स हैं, सिमिलर क्रोमोसोम्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो वो कौन से क्रोमोसोम कहलाएंगे, ऑटोसोम। और अगर डिफरेंट क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं मेल और फीमेल के अंदर तो वो क्या कहलाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स की सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो सर ये ऑटोसोम्स तो होंगे नहीं। जीनोटाइप क्या होते हैं, कि जीनोटाइप को अगर आसान लफ्जों में अगर डिफाइन करें, जीनोटाइप बेसिकली कोई भी ऐसा क्रोमोसोम्स जिसके अंदर जेनेटिक जीन मौजूद हो, ठीक है भाई, उसको क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और वो जीन जो कैरेक्टर शो कर रहा होता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ आई का एक जीन है तो उसे हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप। ठीक है भाई, अगर आई का कलर ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, तो वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। तो इसका मतलब सर ऑटोसोम भी एमसीक्यूज का राइट आंसर नहीं होगा, जीनोटाइप भी नहीं होगा और ना फिनोटाइप। द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन इंडिविजुअल, आप देख रहे होंगे कि अगर आप ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम देखें, इसमें 23 पेयर्स होते हैं, उसका अगर आप अरे निकालेंगे तो उस अरे को क्या कहते हैं हम, कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है भाई, उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप। और कैरियोटाइप ऑफ इंडिविजुअल आर ऑफन एग्जामिन टू डिटेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। किसी भी अगर पर्सन के अंदर अगर आप कैरियोटाइप उस सूरत में देखा जाता है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी अगर आ रही है तो कैरियोटाइप की के थ्रू देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम डिफेक्टेड है। तो स्टूडेंट 9th एमसीक्यूज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरियोटाइप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। अब आता है 10th एमसीक्यूज पे। क्रोमोसोम नॉर्मली अगर होमोलोगस पेयर, स्पर्म सेल, एग सेल, जाइगोट या गैमेट्स। तो याद रख लो कि स्पर्म सेल्स जो होते हैं उसके अंदर डिप्लॉइड होते हैं, एग सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स भी हैप्लॉइड होते हैं, स्पर्म सेल भी हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट एक वाहिक होता है जो कि डिप्लॉइड होता है। दोबारा बोलता हूँ, स्पर्म सेल इज हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एग सेल इज अ हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट्स। अच्छा, कोई गैमेट्स से 2 तरह के होते हैं, एग सेल या स्पर्म सेल, बहुत आसान एमसीक्यूज है। गैमेट्स भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट एक डिप्लॉइड होता है और डिप्लॉइड के अंदर हमेशा होमोलोगस पेयर होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट इस एमसीक्यूज का राइट आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 के ऊपर।
1 कंप्लीट टन ऑफ डीएनए कंटेन, एक कंप्लीट टन देखते हैं आप स्टैंड्स बनाते हैं तो आप एक कॉइल के एतबार से एक टन आता है, तो कितने टन के ऊपर कितने न्यूक्लियोटाइड्स कवर हो जाते हैं, तो उसमें से आप जानते होंगे कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स के एतबार से अगर हम बात करते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एक कंप्लीट टन होता है, तो 10 हमारा राइट आंसर इस एमसीक्यूज का स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 के ऊपर। 1 फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सेल यूज डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स। तो याद रख लो कि प्रोटीन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सेल यूज क्या करता है, डीएनए यूज करता है, आरएनए यूज करता है, न्यूक्लियस करता है, क्रोमोसोम्स करता है। न्यूक्लियस तो एक तरह से ऑर्गेनेल्स है, क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर शामिल है, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है, और डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरआरएनए। दोबारा सुन लो भाई, न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है और न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स मौजूद है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन, इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। तो आरआरएनए एमआरएनए, तो यार अब एमआरएनए तो वर्ड तो हमारे पास ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सिंपल आरएनए रखा हुआ, और आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, इसका मतलब है आरएनए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, राइट। अब हम एमसीक्यूज नंबर 13 क्या हो पाता है, नंबर ऑफ बेसिक ऑफ जेनेटिक को यूज टू स्पेसिफाई इन अमाइनो एसिड। तो याद रख लो कि कभी भी जेनेटिक कोड को देखना होता है कि जो कि अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करे। हर अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक कोड होता है, और उसमें स्पेसिफिक कोड में एटलीस्ट 3 बेस होने चाहिए, AUG, UGA, AUC। हर प्रोटीन के अपने अपने एक खास बेसिक जेनेटिक कोड होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इस एमसीक्यूज का राइट आंसर हो जाएगा। अब एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ स्टूडेंट्स हम आते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन शुगर केन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन शुगर केन कितने हैं, अब देखते हैं इसको। सर 80 हैं, 46 हैं, 100 है, 95 है। ये तो स्टूडेंट्स आपको अपनी बुक से देखना होगा कि हमारे बुक में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं जिनके क्रोमोसोम्स की वैल्यू हो। सर पेंसिलियम लिखा हुआ 2 क्रोमोसोम है, मॉस्किटो 6 क्रोमोसोम पे होता है, ड्रोसोफिला 8 क्रोमोसोम पे होता है, गार्डन टी 14 क्रोमोसोम्स पे होता है, फ्रॉक 26 क्रोमोसोम पे होता है, ह्यूमन बीइंग 46 क्रोमोसोम्स पे होती हैं, फ्रॉक 26 क्रोमोसोम पे ऊपर है, ह्यूमन 46 क्रोमोसोम पे ऊपर है, शुगर केन 80 क्रोमोसोम पे ऊपर है, और फन एक प्लांट है जिसके अंदर 1000 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो याद रख लो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80, क्योंकि 80 क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं शुगर केन के अंदर। तो इसमें आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, जो कि प्योरली बॉटनी सेक्शन का एक चैप्टर है, इसके पास पेपर के एमसीक्यू डिस्कस किए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम जो है इसकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।